हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ब्रह्मास्त्र क्लास थर्ड। जो ब्रह्मास्त्र क्लास थर्ड हुई थी 3 अगस्त 2023 को, उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में आज हम रिवीजन करेंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं। कल हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त होती है, यानी कि उसमें दोहरी झिल्ली होती है। और तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव भरा होता है उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में भरे द्रव को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और जब माइटोकॉन्ड्रिया की एक झिल्ली को हटा दिया जाता है, यानी कि बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है माइटोप्लास्ट। अब हम देख लेते हैं जो श्वसन क्रिया होती है कैसे होती है। इसमें ग्लूकोज होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया में एक श्वसन वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें ग्लूकोज CO2 H2O और 36 ATP ऊर्जा में टूट जाता है। यह कैसी क्रिया है, यह अपचय यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक क्यों है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज जो जटिल अणु है वो सरल अणु में टूट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि अपचय। जटिल अणु से सरल अणु में टूटने वाली क्रिया को कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। यहाँ हमें मिला है 36 ATP ऊर्जा। तो ATP की फुल फॉर्म क्या है? ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसको कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। ये थी ATP से संबंधित महत्वपूर्ण बात। तो नोट लगाकर लिखने योग्य बात क्या है? श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन है कैटाबॉलिक रिएक्शन यानी कि अपचय अभिक्रिया होती है। माइटोप्लास्ट क्या होता है? जब बाहरी झिल्ली रहित यानी कि जब बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए, एक झिल्ली वाली माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोप्लास्ट। बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगी? माइटोप्लास्ट। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने इसकी खोज की थी। और इसको क्या कहते हैं? यह क्षतिग्रस्त यानी कि डैमेज कोशिकाओं का पाचन करती है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। जब कोई कोशिका ख़राब हो जाती है, मान लीजिए ये कोशिका ख़राब हो गई, तो यह उस कोशिका पर आ जाती है और एक बॉम्ब की तरह फट जाती है, यानी कि यह खुद भी ख़त्म हो जाती है और जो ख़राब कोशिका है उसको भी ख़त्म कर देती है। इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल यानी कि कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। यह एटम बॉम्ब की तरह फटती है और ख़ुद भी समाप्त हो जाती है। यह कोशिका का पाचन करती है, इसलिए इसको कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि यह इनकी सफाई करती है। कोशिका का सफाई कर्मी कौन होता है? लाइसोसोम की खोज किसने की? डी डुबे ने। और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का यह पाचन करती है। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारा ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह क्या होती है? यह ऐसी संरचना होती है जब इसमें जहाँ पर राइबोसोम लगा होता है उसको रफ कहते हैं, जहाँ पर राइबोसोम नहीं लगा होता उसको कहते हैं स्मूथ यानी कि चिकनी, और राइबोसोम युक्त को कहते हैं खुरदरी। तो यह दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। चिकनी कौन सी होती है? जहाँ पर राइबोसोम नहीं होता, और खुरदरी जहाँ पर राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो रफ होती है, रफ ER, वहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण होता है, और जहाँ पर राइबोसोम नहीं होता वहाँ पर लिपिड का निर्माण होता है। ये थी हमारी ER यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसको परिवहन अंग भी कहा जाता है। ER यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका को क्या कहा जाता है? परिवहन अंग। यह दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी पर राइबोसोम होता है जहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन चिकनी पर राइबोसोम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर वसा होती है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। पूरी कोशिका में ER फैली होती है, इसलिए इसे परिवहन अंग कहते हैं। इसको परिवहन अंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी कोशिका में फैली होती है, एक जाल की तरह फैली होती है, इसलिए इसको कहते हैं परिवहन अंग। राइबोसोम का मतलब क्या है? राइबोसोम का मतलब है प्रोटीन बनाना।
तो राइबोसोम जहाँ होगा वहाँ पर प्रोटीन अवश्य बनेगा। ER यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका, इसकी खोज किसने की? पोर्टर ने इसकी खोज की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोशिकांग पर। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होगा। यह सबसे छोटा कोशिकांग है यानी कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गन है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। इसको पैलेट कण भी कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह झिल्ली रहित होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसको कोशिका का इंजन भी कहा जाता है। तो राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। और कोशिका का इंजन किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। नेक्स्ट पार्ट है हमारा गोल्जी काय यानी कि गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। और पादप में इसका नाम क्या है? डिक्टियोसोम। लेकिन जंतु में नाम क्या है? गोल्जी बॉडी। तो पादप में गोल्जी बॉडी का नाम क्या है? डिक्टियोसोम। और इसका प्रमुख श्रवण अंग यानी कि इम्पोर्टेंट सीक्रेशन पॉइंट कौन सा है? गोल्जी कॉय प्रमुख श्रवण अंग है यानी कि यह सीक्रेशन बाहर निकालने वाला अंग है। नेक्स्ट है हमारा तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बोवेरी ने इसकी खोज की थी। और यह उपस्थित कहाँ होता है? केवल जंतु कोशिका में ही उपस्थित होता है, पादप कोशिका में यह नहीं होता। इसका कार्य क्या है? कोशिका विभाजन में यह सहायक होता है। तारक काय कहाँ पर होता है? जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में यह नहीं होता। और तारक काय की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार इसकी आकृति होती है। नेक्स्ट है हमारा लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक केवल पादप कोशिका में ही होते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं: अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। अवर्णी को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट और वर्णी को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं अवर्णी। हम देखते हैं अवर्णी जिसमें कोई वर्ण यानी कि रंग ना हो। ल्यूको का मतलब है वाइट। हमने देखा था ल्यूकोसाइट कौन सी होती है? WBC। तो ल्यूकोप्लास्ट कौन सी होती है? अवर्णी लवक। इसका कार्य क्या है? खाद्य संचय करना। और इसका रंग कौन सा होता है? सफ़ेद। अनाज और गेहूं में होती है। तो इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन बनते हैं कि पादप में खाद्य संचय किसके रूप में होता है? स्टार्च या मांड के रूप में होता है। लेकिन जंतु में खाद्य संचय किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा वर्णी लवक। वर्णी मतलब क्रोमोप्लास्ट। जो रंग लाने वाले वर्णक होते हैं उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक। और ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आंसर आएगा लाइकोपीन के कारण। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन के कारण। पीलिया में जब शरीर का पीला रंग हो जाता है तो किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। यूरिन यानी कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। यह किस में होता है? पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में होता है। हरित लवक किस में होता है? पर्णहरित में। और पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हमारा आंसर होगा मैग्नीशियम धातु। हरित लवक को किस नाम से जाना जाता है? पादप में यहाँ पर भोजन बनता है। भोजन निर्माण के कारण इसको पादप की रसोई घर भी कहा जाता है। पादपों के रसोई घर कौन है? हरित लवक यानी कि पर्णहरित। और हरित लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पादपों में रसोई घर भी कहा जाता है। पादप में भोजन प्रकाश संश्लेषण यानी कि PS फोटोसिंथेसिस क्रिया से बनता है। लेकिन पौधों में भोजन निर्माण की क्रिया प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है इसलिए इसको पादपों का रसोई घर कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि पादप में भोजन कैसे बनता है। ये है पादप। यहाँ से आती है CO2 यानी कि पादप CO2 ग्रहण करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और यहाँ होता है हरित लवक। हरित लवक में भोजन और ऑक्सीजन। भोजन बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन
ये तो उत्पाद होते हैं, यानी कि ये बनते हैं। और किस किस से बनते हैं? पादप से जड़, और यहाँ से जड़ों से जल लिया जाता है, और वातावरण से ऑक्सीजन, और सूर्य के प्रकाश में ये बनते हैं। तो यह कौन सी क्रिया है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं हम PS। यह श्वसन की विपरीत क्रिया होती है। चलिए हम इसमें देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। जब वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया जाता है, पादप जड़ों से जल लेता है, वातावरण से ऑक्सीजन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तब यह क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसमें सरल उत्पाद होते हैं। जो सरल उत्पाद जटिल उत्पादों में वर्णित हो रहे हैं, यानी कि सरल कण जटिल कणों में परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए इसको एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। और यह श्वसन की विपरीत है, क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज से CO2 और जल बन रहा था, लेकिन इसमें CO2 और जल से ग्लूकोज बन रही है, इसलिए यह श्वसन की भी विपरीत क्रिया है। तो इसमें यह भी पूछा जाता है कि ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है? जो प्रकाशीय ऊर्जा है, इसमें प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। एक नोट लगाने योग्य बात है क्या है? श्वसन प्रकाश संश्लेषण का उल्टा होता है। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों एक दूसरे की विपरीत क्रिया होती है। श्वसन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती हैं, CO2 और H2O, और एनर्जी रिलीज होती है। तो यह कौन सी क्रिया है? कैटाबॉलिक। और जो PS है वो कौन सी क्रिया है? एनाबॉलिक रिएक्शन। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण यानी कि इनहेल करते हैं? तो ऑप्शन है A CO2, B O2, C N2 और D कोई नहीं। तो पादप हो या जंतु, सभी सजीव श्वसन करते समय ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण कर लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा आंसर हो जाएगा। पादप, पौधे और जंतु जो सजीव होते हैं वे श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और जो उत्सर्जन करते हैं वे CO2 का करते हैं। एक नोट लगाने योग्य बात क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पौधे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो यही बात है, चाहे पौधे श्वसन करें या मनुष्य करे या जंतु, सभी ग्रहण तो ऑक्सीजन करेंगे, लेकिन उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे। लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया है जो पादप में होती है, उसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। एक और नोट लगाने योग्य बात क्या है? कौन से रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक और सबसे कम होती है? तो मैक्सिमम यानी कि सर्वाधिक कौन से रंग में होती है? लाल रंग में। लेकिन सबसे कम किस में होती है? हरे रंग में। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी गति से होती है, और सबसे तेज़ी से किस रंग में होती है? लाल रंग के प्रकाश में। एक और नोट लगाने योग्य बात है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी को कहते हैं ऑटोट्रोप्स, और विषमपोषी को कहते हैं हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स यानी कि स्वपोषी। और इसका उदाहरण क्या है? पौधे यानी कि प्लांट अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी कौन हो गए? ऑटोट्रोप्स हो गए पौधे और पादप। विषमपोषी कौन से होते हैं? हेटेरोट्रोप्स। इनको हेटेरोट्रोप्स कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि जो दूसरे बनाते हैं उनको ही अपना भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो इनको कहते हैं विषमपोषी, और उसका उदाहरण क्या है? मनुष्य। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा केंद्रक। केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस। कल हमने देखा था कि न्यूक्लियस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? कैरियो वर्ड का यूज किया जाता है। कैरियोलॉजी को क्या कहते हैं? कैरियोलॉजी को कहते हैं केंद्रक का अध्ययन। कैरियो मीन्स केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और लॉजी का अर्थ क्या है? स्टडी। तो केंद्र का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी।
केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी। तो केंद्रक कैसा होता है? जो केंद्रक होता है यह धागेनुमा संरचना होती है। ये है केंद्रक। केंद्रक कैसी संरचना होती है? धागेनुमा संरचना होती है। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमैटिक जाल। इसमें गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। गुणसूत्रों में भी क्या क्या होते हैं? गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। जैसे ये धागेनुमा संरचना है, जो ये धागे की तरह है, इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। जो ये डब्बे में बंद है उसको कहते हैं डीएनए और इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कौन सा है? ये है हिस्टोन प्रोटीन। और इसमें डीएनए कौन सा है? जो ये ऐसे ऐसे है, ये है डीएनए। तो अनुवांशिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए की संरचना कैसी कैसी होती है? इसको हम यदि बड़ा करके देखें तो हमें यह ऐसा ऐसा दिखाई देगा। तो डीएनए कैसा होता है? ऐसा ऐसा होता है। जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं इसको कहते हैं सेंट्रोमीटर। सेंट्रोमीटर इसको कहा जाता है। क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा दिया गया? वाल्डेयर के द्वारा। और केंद्रक की स्टडी क्या कहलाती है? कैरियोलॉजी। मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। इनको कहते हैं एलोसोम। ये लैंगिक गुणसूत्र होते हैं और जो ऑटोसोम होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। मानव में 22 जोड़ी यानी कि 44 गुणसूत्र ऑटोसोम के पाए जाते हैं और 1 जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र एलोसोम के होते हैं। इस प्रकार मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 1 जोड़ी होते हैं एलोसोम, उनमें मेल और फीमेल का निर्धारण किया जाता है। तो मेल और फीमेल का निर्धारण करने वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाई गुणसूत्र। जिसमें भी वाई गुणसूत्र होगा, यदि वाई गुणसूत्र हुआ तो मेल होगा, यदि वाई नहीं हुआ तो फीमेल इसका आंसर हो जाएगा। वाई गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारण करता है। तो कौन सा गुणसूत्र है जो नर और मादा का निर्धारण करता है? उसका आंसर हो जाएगा वाई गुणसूत्र। इसका अपवाद क्या है? यानी कि हमने देखा था कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? अंडाणु यानी कि ओव्यूम और शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। ये इसके अपवाद हैं। बाकी सब में 46 गुणसूत्र होते हैं। इसमें 23 ही क्यों होते हैं? क्योंकि जो फीमेल है और जो मेल है, इनके अंडाणु और शुक्राणु, इनमें 23 गुणसूत्र होते हैं। जब ये निषेचन होता है तो ये 46 गुणसूत्र भ्रूण में होते हैं। तो भ्रूण में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और इनमें जो नर युग्मज और मादा युग्मज होता है उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं? 23। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये 46 बन जाते हैं। ये थे हमारे गुणसूत्र। चलिए तो हम इसको एक बड़ा करके देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे। जैसे ये मानव है, मानव को में अगर देखें ये एक कोशिका है और ये इसके अंदर केंद्रक है। केंद्रक को बड़ा करके देखें तो ये जो धागेनुमा संरचना है इसको कहते हैं केंद्रक है। धागेनुमा संरचना में जो डीएनए होता है, डीएनए ऐसा ऐसा दिखाई देता है। जहाँ पर ये मिलते हैं इसको कहते हैं सेंट्रोमीटर। ये होता है एक गुणसूत्र। गुणसूत्र में भी डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। जब ये ऐसे ऐसे द्विकुंडलित मॉडल होता है, ये डीएनए का होता है। इसमें जो ऐसे डब्बा सा होता है इसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए धागे की तरह यहाँ वहाँ द्विकुंडलित मॉडल की तरह होता है। अब आता है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, ये डीएनए और आरएनए। डीएनए का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही होता है। और आरएनए कौन सा होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। और एड्स का वायरस है जो
एड्स का वायरस है जो HIV, उसमें भी आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, लेकिन अधिकांश जीवों में आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? DNA। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कि DNA, RNA और जो केंद्रक होता है वो क्या क्या होता है, गुणसूत्र। इसमें हमने श्वसन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की भी चर्चा की है। ये थी हमारी आज की क्लास। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पर इस क्लास की PDF डाली जाती है। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।